हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 और पार्ट 1। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बच्चों 15वें समूह के तत्वों का सामान्य परिचय और उसके गुण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। और हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चों कि 15वें समूह के तत्वों का सामान्य परिचय लिखिए। बच्चों ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम में तो नहीं आता, लेकिन आपको इस चैप्टर के संबंध में थोड़ा सा जो है ज्ञान, उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए इन प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। इसमें हम बेसिक की बात करेंगे, बेसिक जानकारी की बात करेंगे इस समूह के। आपको बच्चों 11वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा या नॉर्मल आपको पता होगा वैसे भी, क्योंकि हमने 11वीं क्लास में बच्चों जो है 12वां एक आपका जो समूह रहता है, कौन कौन सा, एक 13वां समूह और एक 14वां समूह, मतलब बोरोन परिवार और कार्बन परिवार को 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। अब इसके बाद के 15, 16, 17 और 18 जो परिवार रहता है, उस परिवार को हम बच्चों क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो आज हम इस 15वें समूह से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला परिवार है, ठीक, 12th क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको अगर पता हो तो 15वें समूह में जो 15वां समूह आपका होता है, उस समूह में 5 तत्वों को रखा गया है। इनमें से पहला एक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक को AS से दर्शाते हैं। इसके अलावा बच्चों आपका जो एंटीमनी Sb होता है और बिस्मथ यानी Bi होता है। अगर हम इनके नाम की बात करें तो इनका पहले जो N दिख रहा है संकेत, इसका नाम है नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS से आर्सेनिक, Sb से एंटीमनी और Bi से बिस्मथ, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये इनके रासायनिक नाम याद रखना है। लेकिन अगर आपको ट्रिक से क्रम से याद रखना है कि आपको नाम क्रम से याद हो जाएं और ट्रिक से याद हो जाएं, तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। तो वो ट्रिक है, N से हो जाएगा बच्चों नाना, P से हो जाएगा पापा, AS से हो जाएगा आशा। नाना पापा आशा, आशा भी एक परिवार में कोई लड़की का नाम है, तो नाना पापा आशा। Sb से हो जाएगा सब, Bi से हो जाएगा बिछड़े। नाना पापा आशा सब बिछड़े। तो एक तो आपकी ट्रिक ये हो जाती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम और ट्रिक बनाएं तो इसकी और ट्रिक बनाने के लिए हम ये भी कह सकते हैं इसका कि N से नन्नू, छोटे छोटे बच्चों के नाम जो हम बोलते हैं गांव पे, घर पे, उनके नाम के आधार पर भी बना सकते हैं। N से नन्नू, P से पप्पू, नन्नू पप्पू, AS से अस्सू, सब बीमार। नन्नू पप्पू अस्सू सब बीमार भी हमें कह सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चे ट्रिक हैं इनको याद रखने की, जिसपे आपको क्रम से ये नाम याद हो जाएंगे। तो ये तो बच्चे 15वें समूह के 5 तत्व जो इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस समूह के और भी चीज़ों के बारे में। देखिए 15वें समूह में 5 तत्वों को रखा गया है और यह सभी P ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक। इसमें से जो है फास्फोरस अधातु होता है, ठीक, और जो आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं वो उपधातु होते हैं, और जो बिस्मथ धातु है सबसे नीचे लास्ट में वो होते हैं जो उसको हम बोलते हैं धातु, या धातु के अंतर्गत वो आती है। अब इनमें से नाइट्रोजन जो है वो गैस अवस्था में पाई जाती है। अगर अवस्था की बात करें तो नाइट्रोजन जो है पहला तत्व वो गैस अवस्था में पाया जाता है, और जो शेष सभी तत्व जो हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हमें वैसे भी जानते हैं बच्चों को उपधातु और धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। इसके बाद इन तत्वों के जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके संयोजकता कोष में। आपको इस प्रकार से भी याद रखना कि 15वें समूह के तत्व होते हैं, इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब जैसे हम बात करें कि 5 कैसे, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भरें तो 1s2 और 2s2 और 2p3, इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो इनके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे, देखिए ये वाला कोष आपका ये भी दूसरा है और ये भी दूसरा है, तो दूसरे कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो रही है, 5, 2 और 3 5। तो इस प्रकार सभी तत्वों के आप लास्ट में देखेंगे तो सभी के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब आते हैं इनकी वर्ग संयोजकता भी 5 होती है, क्योंकि इनके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों को दान करके क्या कर सकते हैं, 5 जो है बैलेंसी संयोजकता दर्शाते हैं। इनमें से आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है वो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, जिसके और इसका कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव का होना है। अक्रिय युग्म प्रभाव में होता क्या है बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव में 2 ऑक्सीकरण संख्या, मतलब जो है -2, कम से कम -2 ऑक्सीजन संख्या जो है यहाँ पर कम हो जाती है अक्रिय युग्म प्रभाव कारण। क्यों होता है, क्योंकि जो NH2 के इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। NH2 से मतलब बच्चों जो भी आपका कोष होगा उसमें जो
एस उपकोष होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है बंध बनाने भाग नहीं लेते, और एस में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने भाग नहीं लेते, इसलिए जो उसकी संयोजकता होना चाहिए उससे 2 संयोजकता कम जो है हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी की संयोजकता अगर 5 है तो यहाँ पर 2 कम करके इसकी कितनी हो जाएगी, 3 होगी। तो इस प्रकार से आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ की संयोजकता 5 ना होकर कितनी रह सकती है, 3 रह सकती है। तो ये था इसका बच्चों सामान्य परिचय। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी समूह के तत्वों के नाम और संकेत और परमाणु क्रमांक की। तो 15वें समूह के तत्वों के नाम बताना है हमें, संकेत बताना है, परमाणु क्रमांक बताना है और इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिखना है। तो ये बच्चों सब अगर आप जानते हो तो 11वीं क्लास में बेसिक जानकारी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी आपको एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस समूह के जो 5 तत्व हैं वो एक पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, साथ में उनके संकेत भी लिखे हुए हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप इनका कॉलम बना के भी इस पे यहाँ पर लिख सकते हैं तत्व का नाम, दूसरा कॉलम बना सकते हैं संकेत का। तो संकेत बच्चों आपको ये दिख रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का AS, SB यानी एंटीमनी और बिस्मुथ का VI। ठीक, नाम का है, संकेत है और परमाणु क्रमांक भी है बच्चों यहीं पर इनके लिखे हुए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और फास्फोरस का होता है 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का होता है 51 यानी 51 और बिस्मुथ का होता है 83। एंटीमनी बच्चों ये दूर दूर लिखा है, आपको एक साथ रख लेना है। ठीक, तो ये थे आपका परमाणु क्रमांक तक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बच्चों आपको 11वीं में सिखाया गया है, आप बाहु नियम के अनुसार भरते हैं। तो पहला आपको हम यहाँ पर करके बता रहे हैं 1s2, 2s2 और 2p3। तो इस प्रकार से आपको ये इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है नाइट्रोजन का भरना है। अब अगर हम बात करें इसकी फास्फोरस की, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा बच्चों, हमें 15 इलेक्ट्रॉन भरना है, 15 से ज़्यादा ना हो। तो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, और 3s2 और 3p6। तो इस प्रकार से बच्चों आप 3p6 नहीं आएगा, यहाँ पर 3p3 आएगा, क्योंकि अंतिम को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन करना था। 2 2 2 4 और 6 10 और 5 15। तो इस प्रकार से बच्चों टोटल 15, अंतिम कोष में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3s2 3p3। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में आप बहु नियम लगा के भरते चलना है। आप बड़ी क्लास में हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास तो आप वैसे भी 11वीं क्लास से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको स्वयं करना है इलेक्ट्रॉन विन्यास, या बुक का सहारा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ है, वो में से आपको याद होना चाहिए। बाकी क्रमांक वगैरह यहाँ पर लिखे हुए दिए हुए हैं। ठीक, तो आप सारणी बनाकर इतनी चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक, नाम का कॉलम बनाएंगे, एक संकेत का बना लेंगे, एक परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन विन्यास का सबसे बड़ा कॉलम बनाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास बच्चों भरोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चों समूह 15 के तत्वों के गुणों की। तो समूह 15 के तत्वों के गुणों को समझाना है। इस अध्याय में से बच्चों जो है बड़ा प्रश्न आता है, मतलब 5 नंबर का प्रश्न कम से कम आएगा, और साथ में 3 नंबर कम से कम विकल्प के इसमें से आते हैं, मतलब 8 नंबर का इस चैप्टर में से आता है। तो इसमें से आपको बड़े कम से कम 5 के हिसाब से 5 नंबर के हिसाब से तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अवस्था की 15वें समूह के तत्वों की। तो 15वें समूह के तत्वों में नाइट्रोजन गैस है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, और बाकी शेष सभी तत्व कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ये बेसिक की जानकारी है। अब बात करते हैं परमाणुकता, मतलब कितने परमाणु ग्रुप में जो है पाए जाते हैं इस समूह के तत्व 15वें समूह के। ठीक, 15वें समूह के तत्वों को बच्चों एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं निकोजन परिवार। किस नाम से जानते हैं, निकोजन परिवार, क्योंकि बच्चों इस समूह के तत्व अगर जो है निकोजन का मतलब होता है दम घुटने वाले। अगर हम इसमें से ऑक्सीजन गैस को हटा दें तो वहाँ की जो गैसें हैं उनकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, दम घुटने लगेगा। ठीक, निकोजन परिवार भी कहते हैं। तो परमाणुकता की बात करें तो नाइट्रोजन द्विपरमाणुक होता है। द्विपरमाणुक से मतलब इसके 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, और ये इसी रूप में मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं द्विपरमाणुक। जबकि समूह के जो अन्य तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, चतुष्परमाणुक होते हैं। चतुष्परमाणुक जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक है। अब चतुष्परमाणुक कैसे, तो फास्फोरस जो है P4 के रूप में होता है, इसी प्रकार से जो आर्सेनिक है वो भी AS4 के रूप में रहता है। तो ये होते हैं चतुष्परमाणु, मतलब जो 4 परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से परमाणुकता की बात हो जाती है। अब हम आते हैं परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या में अगर हम बात करें तो परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है उसके आकार से, जितना ज़्यादा आकार बड़ा होता है उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होती है। तो 15वें समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान, अब यहाँ पर तो तुलना की गई है 14वें समूह और 15वें समूह। तो अगर आपको पता हो तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं इस प्रकार से जाते हैं तो आकार घटता है। तो 14वां समूह हमारा पहले आता है और 15वां समूह बाद में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14वें समूह का आकार जो है
आपका कैसा होगा, बड़ा होगा और 15वें समूह का आकार छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बांझ से दाएं जाने पर आकार जो है वो घटता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? तो नाभिकीय आवेश के कारण। तो यहाँ पर अगर घट रहा है तो इसका मतलब ये परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी 15वें समूह की। तो ये लिखा है यहाँ पर कि 15वें समूह के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या का मान है 14वें समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या के मान से कैसा होता है, कम होता है। देखिए ये लिखा हुआ है। तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, और बच्चों जब ये तो थी आवर्त की बात, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं आवर्त सारणी में तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। और जब आकार बढ़ेगा बच्चों, जैसे ये पहला कोष, फिर इसके बाद दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो देखिए इस प्रकार से जो आकार है इनका बढ़ता जाता है। और आकार बढ़ने के कारण इसको आप देख रहे हैं कि त्रिज्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक, तो त्रिज्या बढ़ रही, तो ये हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा ही बच्चों ये 11वीं क्लास के टॉपिक हैं, सभी आपको पता होना चाहिए। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है बच्चों, किसी भी परमाणु, ये कोई परमाणु है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यानी बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है उससे हम इसकी क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकलेगा। ठीक, जितने ज़्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी आसानी से निकलेगा। तो आकार बड़ा होने के कारण होता क्या है बच्चों, जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है, जिसकी वजह से नाभिक जो है इसको आकर्षित नहीं कर पाता और इतनी आसानी से वो निकल जाता है। अगर नाभिक के पास में होता तो नाभिक इसको क्या रखता है, बांधे रखता है अपने आकर्षण से। तो बड़े आकार होने के कारण नाभिक का उतना आकर्षण नहीं लग पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन का आसानी से निकलना ही तो आयनन ऊर्जा है, जितनी आसानी से निकल जाएगी उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो, देखते हैं। तो अब हमें पता है कि बच्चों 15वें समूह, जब हम 14 से 15वें समूह की तरफ जाते हैं तो आकार घटता है, और आकार घटेगा मतलब नाभिक के पास में होगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुश्किल से हमें निकालना हो जाएगा, और जब ये मुश्किल से निकलेगा तो आयनन ऊर्जा का मान अधिक। तो यहाँ पे यही हम करने वाले हैं कि 15वें समूह की आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हुआ है कि नहीं। 15वें समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान 14वें समूह के तत्वों से ऐसा होता अधिक होता है। तथा वर्ग में ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए बच्चों जो खड़े कॉलम होते हैं आवर्त सारणी में उनको हम बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आकार क्या हो जाता है, आकार नहीं, आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि आकार बढ़ता है और आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा उतनी कम होती जाती है, क्योंकि उससे उतनी कम एनर्जी लगाना पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है बाहर का, इसको हमें निकालने में क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि आकार बड़ा हो गया हो। जितने पास में होगा इलेक्ट्रॉन किसके, नाभिक के, तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत जो है आयनन ऊर्जा की पड़ती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आयनन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। तो ये हो गया आयनन ऊर्जा। इसके बाद हम बात करते हैं ऋण विद्युतता। ऋण विद्युतता बच्चों होती है किसको, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। किसको, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो बच्चों आकर्षित कौन करेगा, अभी अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये अगर हमारे पास परमाणु है और ये बीच में इसके नाभिक है, तो नाभिक किसको आकर्षित ज़्यादा करेगा, जो पास में होगा। जितने ज़्यादा दूर होगा उसका मतलब आकार जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन भी दूर होगा, तो इलेक्ट्रॉन को, ये दूर वाले इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित कर पाएगा। तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि छोटा आकार जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो उसकी ऋण विद्युतता का मान भी उच्च हुआ। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो 15वें समूह के तत्वों की ऋण विद्युतता 14वें समूह के तत्वों से अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि 15वें समूह का आकार छोटा होता है 14वें से, और छोटा आकार नाभिक का आकर्षण अधिक होता है। ठीक, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऋण विद्युतता घटती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं तो आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और आकार बढ़ेगा तो वही अभी हमने बताया था, नाभिक आकर्षित नहीं कर पाएगा, और आकर्षित करने को हम क्या कहते हैं, ऋण विद्युतता। ऋण विद्युतता को तभी काम करेगी जब आकार छोटा हो, जबकि यहाँ पर तो आकार बढ़ रहा है नीचे की ओर जाने पर, तो इसलिए ऋण विद्युतता भी घट जाएगी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके नाम से भी समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को बांधने की शक्ति। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन को, बाहरी इलेक्ट्रॉन को या बाहर के जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको, किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु में अंदर प्रवेश कराने, या इलेक्ट्रॉन को सीधी सी बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे हम इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक, अपनी भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन को बांधने की शक्ति। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी बच्चों, जो कि उनका आकार छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन को उतने आसानी से, उतनी मजबूती से बांध सकता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आकार छोटा होने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो 15वें समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 14वें समूह के तत्वों से कम होता है। 14वें से कम क्यों हो रहा है, तो इसका कारण क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो आकार है
जो है वो घट रहा है, ठीक। और वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर क्या होती है, घटती है। यहाँ पर बच्चों ये जो मिसप्रिंट है ये हो जाएगा आपका, क्या होता है, अधिक होता है। कम की जगह क्या करना है आपको, 15वें समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान 14वें समूह के तत्वों से कम जो लिखा है क्या करना है, अधिक होता है, क्योंकि आकार जब इस तरफ जाते हैं हम तो बढ़ जाता है, और आकार बढ़ता है तो इसलिए वजह से जो है उसका 15वें समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान 14वें समूह के तत्वों से कैसा कह दिया है, कम होता है। ऐसा यहाँ पे उल्टा लिखा है तो अधिक कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि इधर की ओर जाते हैं तो आकार घटता है, और आकार घटेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक होता जाएगा, ठीक। और जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर घटता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्रियाशीलता। तो इस समूह के तत्व कैसी क्रियाशीलता दर्शाते हैं वो देखिए। तो 15वें समूह के तत्व जो है वो कम क्रियाशील होते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर इनकी क्रियाशीलता अनियमित क्रम देखने को मिलता है। मतलब एक क्रम नहीं है निश्चित कि नाइट्रोजन कम है तो ये इसके बाद और कम होता जाएगा, या अधिक है तो अधिक होता जाएगा, ऐसा कोई क्रम नहीं है। हो सकता है ये कम है तो ये कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, तो ये अनियमित क्रम देखने को मिलता है। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद आता है घनत्व। घनत्व बच्चों सीधी सी बात है, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका घनत्व भी ज़्यादा। 15वें समूह के तत्वों का घनत्व 14वें समूह के तत्वों से अधिक होता है, सीधी सी बात, क्योंकि 14वें समूह के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, जो उनका द्रव्यमान है वो भी कम होता है 15वें समूह से, तो इसलिए इनका जो है घनत्व भी कम होता है 14वें समूह का, 15वें समूह का अधिक होता है, ठीक। वर्ग में ऊपर से नीचे को जाते हैं तो क्या होता है, घनत्व बढ़ता है, क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ता है, परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम ऑक्सीकारक गुण। 15वें समूह के तत्व ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर ऑक्सीकारक गुण घटता है, ठीक। ऑक्सीकारक गुण घटता है से मतलब है बच्चों यहाँ पर ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इसलिए ऑक्सीकारक गुण घटता है। ऊपर से नीचे को जाने पर इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, मतलब अपचायक गुण जो है वो बढ़ता है, लेकिन ऑक्सीकारक गुण क्या हो जाता है, घटता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 10वां पॉइंट जो है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक आप जानते होंगे तो इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधी सी बात करते हैं कि 15वें समूह के तत्वों में जो नाइट्रोजन का गलनांक क्वथनांक का मान है वो सबसे कम होता है। आपको ये याद रखना, क्योंकि वो गैस है, जब उसको गर्म करेंगे तो वो जल्दी से उसका उबलना ये चालू हो जाएगी, ठीक। गैस है तो उसके अणु तो वैसे ही दूर दूर है। और आर्सेनिक जो है उसके गलनांक क्वथनांक का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है। और इसके बाद वर्ग में ऊपर से नीचे को चलने पर अगर हम बात करें तो इनके गलनांक क्वथनांक अनियमित परिवर्तन होता है। अनियमित परिवर्तन क्यों, अनियमित से मतलब बच्चों कोई निश्चित नहीं है ऊपर से नीचे को जाने पर कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से इनका घटता बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर अनियमित क्रम चलता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था की। तो 15वें समूह के तत्व बच्चों आपको ध्यान होगा कि इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, और जब ग्रहण करते हैं तो बच्चों चिन्ह आता है माइनस का। किसका आता है, माइनस का। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर दे दें किसी को तो प्लस का 5, क्योंकि जब दान करते हैं तो प्लस का 5 आएगा, और ग्रहण कर रहे हैं तो माइनस का 3। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर बात करें कितने प्रकार की कौन कौन सी, तो -3 भी दर्शा सकते हैं और +5 भी दर्शा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12वां ऑक्साइड। तो 15वें समूह के तत्व जो है ऑक्साइड बच्चों भी होते हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाते हैं। तो 15वें समूह के जो तत्व हैं 5 वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो बनाते हैं आपके M2O3 प्रकार के, M2O3 बच्चों आपके जो मेन 15वें समूह के जो तत्व हैं वो आ जाएंगे, और ऑक्सीजन उसके साथ में O3 रहेगा, ठीक। तो जैसे कि N2O3, ठीक, N हो गया आपका M1 और 3 अपना रहेगा, N2O3 हो जाएगा आपका। इसके प्रकार से P2O3, तो ऐसे ही जो है ऑक्साइड इस प्रकार के बनाते हैं। साथ में आपके M2O5 भी दिया है, तो इस प्रकार से आपके और भी बना सकते हैं, P2O5 या N2O5 अपने ये देखे होंगे। तो ये इस प्रकार से सामान्य सूत्र है M2O5 M2O3। तो ये 2 प्रकार के ऑक्साइड जो है बनाते हैं, और जो किस ऑक्सीजन अवस्था में बनते हैं तो +3 और +5 ऑक्सीजन अवस्था में बनते हैं, ठीक। अब आते हैं
हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा हैलाइड। हैलाइड का मतलब बच्चों हैलोजन समूह, और हैलोजन समूह के तत्व कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 तत्व आपके मुख्य हैं। तो ये हैलोजन समूह का नॉर्मल संकेत है। ठीक, अब तो ये जो 15वें समूह के तत्व हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, एक ट्राईहैलाइड, एक पेंटाहैलाइड। ट्राईहैलाइड की बात करें तो जैसे कि सबसे सिंपल हमारा PCl3, और पेंटाहैलाइड की बात करें तो हमारा PCl5, मतलब 5 हैलोजन समूह, और ट्राईहैलाइड में 3 हैलोजन समूह। तो इस प्रकार से बच्चों ये 3 प्रकार के जो है 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, एक ट्राईहैलाइड, एक पेंटाहैलाइड। ठीक, अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है हमारा कि नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड बनाता है, पेंटाहैलाइड नहीं बनाता, क्यों? या ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड बनाता है जबकि फास्फोरस पेंटाहैलाइड बनाता है, क्यों? जबकि ये एक ही समूह के तत्व हैं। तो इसका आंसर बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और समझेंगे इन छोटे छोटे प्रश्नों को। आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।